इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रिलेट करता है इंडेक्स 115 से। और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, एक तो इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। मैं पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वेरिएबल कंसिडरेशन के और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि बहुत ही कम पोर्शन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला इस वीडियो में कवर हो रहा है। एक सिर्फ एक लाइन है, सीरीज ऑफ सब्सटेंशियल इवेंट्स, सब्सटेंशियल विच आर सब्सटेंशियली द सेम वाला कंसेप्ट जो होता है हमारा। तो अगर मैं वो वाला पूरा कंसेप्ट इस ऑडियो में वीडियो में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो अननेसेसरीली ये वीडियो बड़ी होगी और इस क्वेश्चन में इतना कुछ है भी नहीं। दूसरी बात, इस वीडियो में मैंने वेरिएबल कंसिडरेशन का पूरा कंसेप्ट, वेरिएबल कंसिडरेशन की ऑलरेडी 3 वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वो डली हुई हैं, उसमें वेरिएबल कंसिडरेशन के 3 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करें। तो यहाँ पर वेरिएबल कंसिडरेशन का कंसेप्ट और दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। और ये वाली पीडीएफ मैं आपको अभी अश्योर कर दूँ कि सेल्फ सफिशिएंट है रीड करने के लिए। अगर आप इसको रीड करोगे, आंसर भी रीड करोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खुला है, टेलीग्राम खुला है, ठीक है, पूछ लेना आप। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और उसी के साथ साथ जितना इसमें कंसेप्ट कवर हो रहा है वेरिएबल कंसिडरेशन का और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्वेश्चन अपन पूरा सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अननेसेसरली फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और कुछ काम भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंसेप्ट मैंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का भी और वेरिएबल कंसिडरेशन का भी। चलो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल, एक सेकेंड, हाँ, ऑन 1 अप्रैल 2001 एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट टू प्रोवाइड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ से अपने को इस लाइन से क्या समझ में आता है कि हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हैं दैट आर सब्सटेंशियली द सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये वाला कंसेप्ट इसमें कवर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। तो ये वाला जो कंसेप्ट है सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम, ये वाला अपना इस क्वेश्चन में कवर होगा। सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। और जब ये वाला केस आता है, इसका क्या मतलब होता है? जो सर्विसेज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस बेसिस पे, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, यानी सेम पैटर्न पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम सेम पैटर्न पे हम हमारी गुड्स और सर्विस देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? असेट मैनेजमेंट सर्विस दी जा रही है। कौन सी सर्विस दी जा रही है? असेट मैनेजमेंट सर्विस। और दी जा रही है कितने ईयर्स की? 5 ईयर्स की। तो ये क्या हो गया? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटेंशियली द सेम है, क्योंकि जो असेट मैनेजमेंट की सर्विस होगी वो तो कंटिन्यूसली सेम बेसिस पे होगी। भाई सेम सर्विस हम प्रोवाइड करें तो सेम बेसिस पे जाएगा। सिमिलर सर्विस प्रोवाइड होगी कब तक? 5 ईयर्स तक। एग्जाम्पल, क्लीनिंग सर्विस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। और रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सिर्फ इतना ही कंसेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में रेलिवेंट है इस चीज़ का। हमारी डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज में क्या मतलब होता है? अलग अलग गुड्स और सर्विस, सिंपल नॉर्मल मतलब है, लेकिन स्टिल ऊपर वो पूरा का पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। आप चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट आया आप पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हमारा कंसेप्ट क्या करेगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन व्हेन देयर आर अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सर्विसेज तो अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड हो रही हैं, लाइक इस मंथ की सर्विस, नेक्स्ट मंथ की सर्विस, थर्ड मंथ की सर्विस, फुल ईयर की सर्विस, सेकंड ईयर की सर्विस, ऐसा। लेकिन दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। क्यों? क्योंकि सेम ही तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। कौन सी? असेट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड हो रही है, कौन सा? 5 ईयर्स। और जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब हमें सिमिलर सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड हो रही है, तब हम क्या करते हैं? उसमें एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिया जाता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यूनिट ऑफ अकाउंट होता है रेवेन्यू मेजर करने के लिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर मेजरिंग रेवेन्यू, यानी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी हमारा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हम करेंगे। ये क्या होता है? प्रॉमिस होता है ना कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। किस चीज़ का प्रॉमिस? टू ट्रांसफर द कस्टमर, या तो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज या फिर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम। यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नाम से पता चल रहा है परफॉर्मेंस करने को ऑब्लिगेशन, यानी अगर मैं एक सेलर हूँ तो मैं एक ऑब्लिगेशन मेरे हाथ में है कि मैं आपके लिए सर्विस परफॉर्म करूँगा और आप मुझे उसके बदले में रेवेन्यू दोगे। तो मैं कि मेरे लिए क्या, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम का केस आ जाए, यानी ये वाला केस आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसमें एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक ही सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक ही रेवेन्यू, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हम इसको मानेंगे और हम इस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आई बात रिकॉग्निशन की। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? चलो अपन ने ये बात तो अपनी सिर्फ फर्स्ट लाइन से रिलेटेड बात थी कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट टू प्रोवाइड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर 5 ईयर्स। तो दीज असेट मैनेजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर सब्सटेंशियली द सेम। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है।
किसका? एंटिटी का, इस एंटिटी का, क्लाइंट के प्रति, ठीक है। चलो, द एंटिटी रिसीव्स अ 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस बेस्ड ऑन क्लाइंट असेट्स अंडर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या मतलब हुआ इसका? कि हर क्वार्टर के एंड पे जितनी भी असेट की वैल्यू होगी उसकी एक 2% फीस हमें मिलेगी। किसको मिलेगी? एंटिटी को मिलेगी। यानी अगर अपन एंटिटी हैं, हमारी बुक्स में रेवेन्यू का काउंटेड करते हैं, हमारी बुक्स में इंडेक्स 115 के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें मिलेगी क्या? क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। किस बेसिस पे? 2% ऑफ द 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस बेस्ड ऑन क्लाइंट असेट्स। यानी क्लाइंट के असेट की जो वैल्यू होगी एज दैट क्वार्टर एंड, उसका 2% हमें क्या मिलेगा? फीस मिलेगी। कौन सी? क्वार्टरली फीस, क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2002 द क्लाइंट असेट्स अंडर मैनेजमेंट फीस आर 100 करोड़। यानी यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ गई कि एज ऑन 31 मार्च 2002 को हमें 100 करोड़ का 2% क्लाइंट मैनेज क्वार्टरली 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस तो हमारे हाथ में आई जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के असेट की वैल्यू क्या है? 100 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च 2002। चलो, इन एडिशन द एंटिटी रिसीव्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। ये दूसरा, एक तो ये था क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फी ऑफ 20% ऑफ द फंड्स रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द रिटर्न ऑफ द ऑब्जर्वेबल मार्केट इंडेक्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये वाली जो हमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव फी मिलेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फी मिलेगी, ये हमें ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर मिलेगी। यानी अगर जो हमारा रिटर्न है वो एक्सेस ऑफ हो जाता है मार्केट का रिटर्न, यानी ये मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर ये मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा चला जाता है तो हमें उसकी 20% फीस मिलेगी एक्सेस रिटर्न की। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। कॉन्सिक्वेंटली बोथ द मैनेजमेंट फीस एंड परफॉर्मेंस फी आर वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर ये नी भी लिखा हुआ था तो भी ये वेरिएबल कंसिडरेशन होता है। क्यों? वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है विच डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कंडीशंस। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या मतलब होता है? विच डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कंडीशंस, यानी फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर के सर्कमस्टेंस पे, फ्यूचर की कंडीशन पे, फ्यूचर के आउटकम पे, फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा कंसिडरेशन, वो होता है हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन। और ये एस्टिमेटेड बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और जैसे हम हाईली प्रोबेबल हो जाते हैं, जब हम हाईली प्रोबेबल हो जाते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट, जब हम हाईली प्रोबेबल हो जाते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट रिवर्सल इसका नहीं होगा आगे फ्यूचर में, तब हम उस वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा का मतलब कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रेवेन्यू वापस से रिवर्स नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, मुझे रेवेन्यू रिफंड नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, मुझे रेवेन्यू रिवर्स नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। जब मेरे को ये श्योरिटी आ जाती है तो ठीक है, मतलब ये मेरा रेवेन्यू है, इसको रिकॉग्नाइज कर लो, वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज कर लो। वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज करने के 2 मेथड होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, मोस्ट लाइकली मेथड। इन दोनों मेथड की 3 वीडियोस हैं, एक में दोनों मेथड डिस्कस करे हुए हैं, एक एक्सपेक्टेड की अलग है और एक मोस्ट लाइकली की अलग है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? अब इस क्वेश्चन में कैसे हुए? इस क्वेश्चन में 2 फीस हैं, एक तो कौन सी है? क्वार्टरली वाली, और एक है 5 ईयर्स वाली, ओवर द 5 ईयर्स वाली इंसेंटिव जो है। तो इसकी अनसर्टेनिटी कब रिजॉल्व हो जाएगी? इस क्वार्टरली वाली अनसर्टेनिटी, दोनों ही वेरिएबल कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है असेट की वैल्यू पे, और ये डिपेंड करता है कि अगर मार्केट पे एक्सेस रिटर्न हुआ तो हमें मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो इसकी अनसर्टेनिटी कब रिजॉल्व हो जाएगी? यानी इसके लिए एंटिटी कब हाईली प्रोबेबल हो जाएगी कि हमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं करना है फ्यूचर में, यानी इस क्वार्टरली फीस के लिए एंटिटी के पास श्योरिटी कब आएगी? एज ऑन 31 मार्च 2002। ईच क्वार्टर एंड पे आ जाएगी श्योरिटी। क्यों? क्योंकि ईच क्वार्टर एंड पे हमें असेट के अमाउंट के ऊपर, असेट की जो हमारी वैल्यू है उसके अमाउंट के ऊपर 2% की फीस लेनी है। यानी एज ऑन 31 मार्च 2002 हमारी फीस हम एसरटेन कर सकते हैं, हाईली प्रोबेबल जो है, जो श्योरिटी है वो कितनी है? 2 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ का 2%। समझ में आ गई बात? लेकिन ये वाली फीस हम अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो सकता है आगे जाकर, ये हम अभी प्रोबेबल नहीं है, इसलिए हम इसको एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मैं आपको पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ कहाँ पर नहीं कर सकते। चलो, वो वाले पॉइंट्स इसके लिए रेलिवेंट भी नहीं है इस कंसेप्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके लिए वो रेलिवेंट भी नहीं है पॉइंट्स। तो क्योंकि ये मार्केट कंडीशन में डिपेंड करती है, ये वाली जो फीस है ये मार्केट कंडीशन में डिपेंड करती है, ये 5 ईयर्स के बाद हमें पता चलेगा, इसको हम अभी प्रोबेबल नहीं कर सकते। यानी और अगर मैं आपको थोड़ा और अगर क्लैरिटी से बताना चाहूँ तो जो क्वार्टरली फीस है उसके लिए आज, यानी एज ऑन 31 मार्च क्वार्टर एंड पे हम हाईली प्रोबेबल है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा फ्यूचर में। भाई क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ही डिपेंड करती है क्वार्टर एंड पे असेट की वैल्यू पे। तो असेट की वैल्यू हमारे पास है 100 करोड़ की, उसका 2% आज हम कर देंगे। लेकिन जो दूसरी वाली इंसेंटिव फीस है उसका डिपेंड करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अगर एक्सेस ऑफ मार्केट से रिटर्न जाता है तो मिलेगा उस एक्सेस पे अपने को 20%। तो उसको अपन आज नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आज हमें पता ही नहीं चल सकता कि ओवर द 5 ईयर पीरियड एक्सेस जाएगा हमारा या नहीं जाएगा।
लेकिन जैसे ही हमें सर्टेनिटी आ जाएगी कि एक्सेस जाएगा, हम इसे क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब हम हाईली प्रोबेबल हो जाएंगे। चलो अपन इसका आंसर पढ़ते हैं, क्या है आंसर में, ये आ गया अपना आंसर। हियर द एंटिटी विल अकाउंट द असेट मैनेजमेंट सर्विस एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि दीज सर्विसेज आर सब्सटेंशियली द सेम, सब्सटेंशियली द सेम, ठीक है। और जब सब्सटेंशियली द सेम होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तब हम उसे क्या मानते हैं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। समझ में आ गई बात? चलो आगे का आंसर पढ़ लेते हैं। बोथ क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आर वेरिएबल कंसिडरेशन बिकॉज बोथ डिपेंड्स ऑन फ्यूचर आउटकम। भाई जो हमारी क्वार्टरली फीस है वो भी इस आउटकम पे डिपेंड करती है कि हमारी असेट की वैल्यू क्या होगी क्वार्टर एंड पे, और जो दूसरी वाली फीस है परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाली, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ही डिपेंड करती है। तो ये क्या है, दोनों वेरिएबल कंसिडरेशंस हैं। Entity will estimate variable consideration and it will recognize when it will be highly probable that significant reversal will not occur in future। जैसे एंटिटी को समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये रेवेन्यू हमारा है, अब ये रेवेन्यू के लिए हम श्योर हैं, अब हमें इसको सिग्निफिकेंट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे हमारा रेवेन्यू। At the end of each quarter, the amount of quarterly management fees can be estimated because the uncertainty will be resolved, but amount of performance-based incentive cannot be ascertained because it depends on the market factor, and it is not probable that significant reversal will occur in future. And it is not probable that significant reversal will occur in future. ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ इसका, जो हमारी क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस है उसको तो हम हर क्वार्टर एंड पे एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर एंड पे हमारी वो जो अनसर्टेनिटी और रिजॉल्व हो जाएगी। कैसे रिजॉल्व हो जाएगी, हमारे पास हर क्वार्टर एंड पे असेट की वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू के डिपेंड पे अपन 2% का कंसिडरेशन हमारा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हर क्वार्टर एंड पे। लेकिन जो दूसरी वाली परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है उसका कंसिडरेशन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी हाईली प्रोबेबल नहीं है। हम अभी हाईली प्रोबेबल नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल अकर होगा फ्यूचर में या नहीं होगा, हम अभी हाईली प्रोबेबल नहीं है। जैसे ही हम प्रोबेबल हो जाएंगे हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और कैसे, हम हर रिपोर्टिंग डेट पे इसको एस्टिमेट करेंगे, हम री एस्टिमेट करेंगे हमारे एस्टिमेशंस को, हम देखेंगे कि क्या हम इस रिपोर्टिंग डेट पे एस्टिमेट कर पा रहे हैं, क्या हमारा एक्सेस गया है। अगर गया है तो अगर हम श्योर हैं कि हाँ रिवर्सल नहीं होगा, हमारे हाथ से रेवेन्यू नहीं जाएगा, कर लो रिकॉग्नाइज। और अगर अभी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मत करो, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट पे हम फिर से एस्टिमेट करेंगे। अब हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अपने से इस क्वेश्चन में अमाउंट क्या मांगा है, अपने से इस क्वेश्चन में मांगा है कि 31 मार्च 2002 का रेवेन्यू बताओ आप। तो 31 मार्च 2002 का क्या रेवेन्यू आ जाएगा, सिंपल 100 करोड़ का 2%, सिंपल। वैल्यू ऑफ असेट क्लाइंट असेट ऑन 31 मार्च 2002 100 करोड़, क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस 2% 2 करोड़, रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2002 2 करोड़। दूसरा वाला रेवेन्यू जो 20% वाला हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम अभी हाईली प्रोबेबल नहीं है उसके लिए। जैसे ही हम हाईली प्रोबेबल हो जाएंगे हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे एस्टिमेटेड बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे हमारे जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे पास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स को। और जैसे ही हम हाईली प्रोबेबल हो जाएंगे हम वो वाला वेरिएबल कंसिडरेशन जो 20% वाला है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, उसको भी हम क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तब तक हम हर क्वार्टर एंड पे असेट की वैल्यू पे 2% रिकॉग्नाइज करते रहेंगे हमारी क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस। क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो तो हर क्वार्टर एंड पे रिजॉल्व हो ही जानी है। क्यों हो जानी है, क्योंकि असेट की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और असेट की वैल्यू हमारे पास हर क्वार्टर एंड पे होगी। जैसे इस क्वार्टर एंड पे 100 करोड़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ रेलिवेंट थ्योरी लिखनी है क्वेश्चन आंसर में, सिंपल। वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में ये दोनों वेरिएबल कंसिडरेशन है, ये हम ये वाला वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कौन सा, क्वार्टरली मैनेजमेंट का। क्यों, क्योंकि हमारी अनसर्टिनिटी रिजॉल्व हो जाएगी रिपोर्टिंग डेट पे। और दूसरी बात, हम वो दूसरा वाला जो वेरिएबल कंसिडरेशन है परफॉर्मेंस वाला, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी हाईली प्रोबेबल नहीं है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल अकर होगा या नहीं होगा फ्यूचर में। और जब हम री एस्टिमेट करेंगे हमारे एजम्पशंस को, और जैसे ही हम श्योर हो जाते हैं हम इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे वेरिएबल कंसिडरेशन को। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम भी और यूट्यूब भी। थैंक यू सो मच।